हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे तथा उनका फुल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर किसके मान को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टता के मान को परिवर्तन करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वह होता है जिसमें वोल्टेज का मान घटता है तथा धारा का मान कम होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज का मान घटता है तथा धारा का मान बढ़ता हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर के अंतर्गत शक्ति तथा फ्रीक्वेंसी का मान नियत रहता है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर के अंतर्गत शक्ति तथा फ्रीक्वेंसी का मान नियत रहता है। आपको ध्यान रखना एक चीज़ और, स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। पावर लॉस की बचत के लिए हम स्टेप अप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पावर लॉस की बचत के लिए हम उत्पादन केंद्र में 11 केवी वोल्टेज उत्पन्न होती है तथा उसमें वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के ग्रिड तक उसको पहुँचाया जाता है। 220 केवी से 765 केवी में चेंज करके ग्रिड तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद में ग्रिड के पहुँचने के बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तथा वहाँ से वितरण को लाइट भेजी जाती है। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कौन सा है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो कि म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह स्थैतिक ईएमएफ। आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल जो कि स्थैतिक ईएमएफ होता है, E बराबर -N2 d∅/dt होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, तो आपको बताना वह किसके अंतर्गत करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है केवल प्रत्यावर्ती धारा को। वह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही करता है। यह डीसी पर कार्य नहीं करता है। इसका प्रमुख कारण है, कुंडली में एक्सएल का मान 2πfl होता है। एसी के अंतर्गत एक्सएल बराबर 2πfl होता है तथा डीसी के लिए एफ का मान 0 होता है। तो जिससे कि एक्सएल का मान 0 हो जाएगा तथा धारा का मान जिससे कि उच्च हो जाएगा, जिससे कि धारा का मान अत्यधिक उच्च हो जाने के कारण ट्रांसफार्मर जल सकता है, जिसके कारण यह डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात, आपको ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का सूत्र K बराबर N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2 बराबर √Z2/Z1 होता है। आपको ध्यान रखना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 का मान N1 से अधिक होता है, यानी N2 होती है द्वितीय कुंडली, N1 होती है प्राथमिक कुंडली। तो द्वितीय कुंडली का मान प्राथमिक कुंडली से अधिक होता है, जिससे कि K का मान 1 से अधिक आता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में N1 का मान N2 से अधिक होता है, जिससे कि K का मान 1 से कम आता है। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में N2 बराबर N1 होता है, जिससे कि K का मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य कितना प्रतिरोध होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक और द्वितीयक के मध्य कितना प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। प्राथमिक तथा द्वितीयक के मध्य अनंत प्रतिरोध होता है। इसमें दो N1 तथा N2 दो कुंडलियाँ होती है, इसके मध्य में गैप होता है, जिससे गैप होने के कारण इसका प्रतिरोध का मान अनंत होता है। आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में गैप होने के कारण इसके बीच में प्रतिरोध अनंत होता है। और आपको ध्यान रखना है, N1 कुंडली का प्रतिरोध थोड़ा बहुत कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। आपको ध्यान रखना है। आदर्श ट्रांसफार्मर, आपको ध्यान रखना है आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में, प्राथमिक वाइंडिंग में प्रतिरोध शून्य होता है, द्वितीय वाइंडिंग में प्रतिरोध शून्य होता है, प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध अनंत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीय वाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध अनंत होता है तथा प्राथमिक वाइंडिंग में प्रतिरोध शून्य तथा द्वितीय वाइंडिंग में प्रतिरोध शून्य होता है। पारगम्यता इसकी अनंत होती है, प्लस का प्रभाव को ही हम पारगम्यता कहते हैं, जिसका मान अनंत होता है। प्रतिष्ठम का मान शून्य होता है, दक्षता इसकी 100% होती है। हानियत शून्य होने के कारण इसकी दक्षता 100% होती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान इसका शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतिस्तंभ का मात्रक, आपको ध्यान रखना है प्रतिस्तंभ का मात्रक प्रति हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे बड़ा होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे बड़ा होगा। तो इसका विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है E बराबर 4.44 होता है, तब B बराबर 5/A होता है तथा 5 बराबर B/A होता है। जैसे कि हम E बराबर निकाल लेंगे, इसका मान E/4.44 इंटू B इंटू F इंटू N होता है, जिससे कि F का मान जितना कम होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। आपको ध्यान रखना है, जिसका फ्रीक्वेंसी का मान जितना कम होगा उसके आकार का मान ही उतना बड़ा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टैपिंग। आपको ध्यान रखना है टैपिंग क्या होता है। आउटपुट वोल्टेज का मान, इसमें आउटपुट वोल्टेज का मान नियत रहता है, टर्न को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक स्विच होता है टैप चेंजर, टैपिंग के अंतर्गत एक स्विच होता है टैप चेंजर, जो कि उच्च वोल्टेज की साइड में होता है। ट्रांसफार्मर तेल, आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर तेल होता है, उसका रंग हल्का पीला होता है। ट्रांसफार्मर का रंग, तेल का रंग हल्का पीला होता है तथा इसका प्रयोग शीतलन एवं विद्युत रोधन में किया जाता है। प्रकार, खनिज तेल जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है तथा सिंथेटिक तेल जो कि हाइड्रोकार्बन तथा सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। पैराद्युतिक सामर्थ्य इसकी 30 kV/mm तथा 40 kV/mm होती है। ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करना होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्न में से क्या प्रदान करना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है विद्युत रोधन एवं शीतलन इसका प्रमुख कार्य होता है।
बुशिंग, बुशिंग क्या होती है? बुशिंग जो कि तांबे की मोटी छड़ की बनी होती है। पोर्सलिन से निर्मित तथा कुचालक चीनी मिट्टी से यह बनी होती है। तेल बुशिंग, तेल बुशिंग का मान 33 केवी से अधिक में प्रयोग किया जाता है तथा ठोस बुशिंग का प्रयोग 33 केवी से कम के लिए ठोस बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में संरक्षी का उद्देश्य होता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर में संरक्षी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल के संकुचन व प्रसार को संभालना। संरक्षी, संरक्षक का प्रयोग संरक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। कंजर्वेटर क्या होता है? कंजर्वेटर आपको बताना है। कंजर्वेटर जो कि मर्द लोहे की शीट से निर्मित होता है। कंजर्वेटर मर्द लोहे की शीट से निर्मित होता है तथा यह आधा भरा होता है तथा इसके अंदर ऑयल गेज मापी लगा होता है जिससे कि इसमें ऑयल का गेज मापता है। ब्रीदर, श्वासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीदर, ब्रीदर से संबंधित एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ब्रीदर संरक्षक टैंक से जुड़ा होता है। यह ब्रीदर जो कि संरक्षक टैंक से जुड़ा होता है पारदर्शी कांच से निर्मित होता है। यह पारदर्शी होता है। इसमें सिलिका जेल भरा होता है। ब्रीदर के अंतर्गत सिलिका जेल भरा होता है जिसका प्रमुख कार्य नमी को सोखना होता है। फ्रेश या ताज़ा सिलिका जेल का रंग नीला होता है तथा उपयोग के बाद में इसका रंग हल्का गुलाबी पड़ जाता है। पुनः उपयोग करने के लिए सिलिका जेल को धूप में सुखाना पड़ता है या फिर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे सेकना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनः उपयोग करने के लिए सिलिका जेल को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको सेकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ट्रांसफार्मर के मामले में निर्धारित धारा के रूप में शून्य भार धारा होती है। आपको बताना है शक्ति ट्रांसफार्मर के मामले में निर्धारित धारा के रूप में शून्य भार पर धारा का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होता है 2 से 5%, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 6% या 2 से 5% इसका मान होता है। नो लोड करंट, नो लोड करंट पर पूर्ण धारा का 2 से 5% होता है तथा लोह हानि ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है, लोह हानि ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ परीक्षण का खुला पथ परीक्षण के द्वारा लोह हानि मान ज्ञात किया जाता है और ताम्र हानि का मान जिसका मान क्लोज सर्किट टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। रेटिंग, आपको ध्यान रखना ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो किलो वोल्ट एम्पियर में होती है यह हीट लॉस पर निर्भर करता है। इसकी क्षमता हीट लॉस पर निर्भर करती है, शक्ति गुणांक पर इसका मान निर्भर नहीं करता है। पावर ट्रांसफार्मर को कितनी अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है? आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर को कितनी अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग पूरे भार पर, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर जो कि 90% से अधिक पर डिजाइन किए जाते हैं, 90 से 98% तक होते हैं तो लगभग पूरे भार पर इसको डिजाइन किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर या शक्ति ट्रांसफार्मर जो कि इनकी क्षमता 2000 केवीए से 1500 केवीए या 20000 केवीए तक इनकी क्षमता होती है। सामान्यतः प्राथमिक जो कि स्टार में कनेक्शन में होता है और द्वितीयक वाइंडिंग का डेल्टा में इसका कनेक्शन होता है। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जिनकी क्षमता 5 किलो वोल्ट एम्पियर से 2000 किलो वोल्ट एम्पियर तक की होती है तथा 50% भार पर डिजाइन किए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर 50% भार पर डिजाइन किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50% भार पर इनको डिजाइन किया जाता है। यह स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेटेड किसको कम करने के लिए किया जाता है? आपको बताना ट्रांसफार्मर में कोर को लेमिनेटेड किसे कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए इसे लेमिनेटेड किया जाता है। क्रोड होती है जो कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है? हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है जो कि इसमें 3.8% से 4.6% तक सिलिकॉन की मात्रा होती है। आपको ध्यान रखना है 3.8 से 4.6% सिलिकॉन की मात्रा होती है तथा इसे लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए इसे लेमिनेटेड किया जाता है तथा इनकी पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक मोटाई इसकी होती है। हानियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थिर हानि, एक दूसरी होती है अस्थिर हानि। स्थिर हानि के अंतर्गत होती है लोह हानि या कोर हानि जिसमें हिस्टेरिसिस हानि तथा भंवर द्वारा हानि आती है। हिस्टेरिसिस हानि WH का मान होता है N/1/6 इंटू F इंटू V होता है तथा भंवर द्वारा हानि WE बराबर होता है KB² इंटू F² इंटू T² होता है। अस्थिर हानि होती है जो कि ताम्र हानि होती है जो कि भार पर निर्भर होती है, जो कि भार बदलने पर चेंज होती रहती है, इसलिए इसे अस्थिर हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि P बराबर I² इंटू R ये सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर हानि 1600 वाट है तो अर्धभार हानि होगी। आपको बताना है किसी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर हानि 1600 वाट है तो अर्धभार हानि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 400 वाट होगी, क्योंकि P बराबर I² R होता है। तो पावर जो कि लोड पर निर्भर करती है तो P समानुपाती 1/1/2² तो P समानुपाती 1/4 तो 1600 का 1/4 400 वाट के बराबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 वाट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण देता है। आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर में खुला परिपथ परीक्षण जो कि कोर हानि लोह हानि को मान ज्ञात किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कॉपर हानि जो कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कॉपर हानि का मान ज्ञात किया जाता है। वोल्टता नियमन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। वोल्टता नियमन VR बराबर VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100% इससे गुणा करते हैं। VNL ग्रेटर देन VFL से होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान सदैव कम से कम होना चाहिए। आपको ध्यान रखना वोल्टेज रेगुलेशन का मान सदैव कम से कम होना चाहिए।
VNL का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज, VFL का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में नियमन, दक्षता तथा भार की स्थिति में ऊष्मा आदि किस परीक्षण के द्वारा ज्ञात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक टू बैक परीक्षण तथा ऑप्शन सी हॉपकिंस परीक्षण। इन दोनों के द्वारा इनका मान ज्ञात किया जाता है। खुला पथ परीक्षण के द्वारा लोहानी का मान ज्ञात किया जाता है तथा लघु परिपथ परीक्षण के द्वारा ताम्रहानि का मान ज्ञात किया जाता है। बुकोल्ज रिले, बुकोल्ज रिले जो कि ट्रांसफार्मर में होती है, यह गैस दाबित रिले होती है क्योंकि इसमें गैस भरी होती है, जो कि इसलिए इसे गैस दाबित रिले कहते हैं। तथा इसमें टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो दाब का मान भी बढ़ता है। तेल भरे हुए ट्रांसफार्मर में, तेल से भरे हुए ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं जो कि मरकरी कॉन्टैक्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिणामित ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समानुपाती होता है। आपको बताना है परिणामित ट्रांसफार्मर के द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है करोड़ क्षेत्र में अभिवाह घनत्व के यह समानुपाती होता है। E बराबर 4.44 5FN होता है, तो E2 बराबर 4.44 5FN2 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करोड़ क्षेत्र में अभिवाह घनत्व के यह समानुपाती होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें एक की कुंडली होती है, आपको ध्यान रखना ऑटो ट्रांसफार्मर में एक की कुंडली होती है। सिद्धांत यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यह चालन एम प्रेरण पर कार्य करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होना चाहिए। इसका प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग टीवी रिसीवर, स्टेबलाइजर तथा स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य भार पर 11 किलोवोल्ट तथा 440 वोल्ट 100 किलोवोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर वोल्टता 426 वोल्टेज है तथा पूर्ण भार पर परिस्थिति में 0.92 शक्ति गुणक पर द्वितीयक वोल्टता 410 वोल्टेज है। तो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टता नियमन की गणना करनी है। तो शून्य भार पर ट्रांसफार्मर वोल्टता 426 वोल्टेज है, तो VNL बराबर 426 वोल्ट तथा फुल लोड पर वोल्टता 410 वोल्ट है, तो VFL बराबर 410 वोल्टेज है। तो प्रतिशत वोल्टेज अपन को मान निकालना है, तो 426 माइनस 410 अपन 410 इंटू 100, इस्तेमाल करने पर 3.9% के लगभग आएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3.9% इसका मान होगा। क्लैंप ऑन मीटर, क्लैंप ऑन मीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपको ध्यान रखना क्लैंप ऑन मीटर का प्रयोग चलती लाइन में धारा का मान मापने के लिए क्लैंप ऑन मीटर का प्रयोग किया जाता है तथा क्लैंप ऑन मीटर को टोंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न्स में सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:1। आपने बताया था आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में K बराबर 1 होता है, तो इसमें N2 बराबर N1 होता है, तो 1:1 इसका राइट आंसर होगा। टर्सरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग होती है जो कि एक तृतीयक वाइंडिंग होती है जो कि 2 डेल्टा कनेक्शनों के मध्य, 2 स्टार कनेक्शनों के मध्य स्थित होती है। इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसे सेकंडरी वाइंडिंग, और जो डेल्टा वाइंडिंग होती है इन दोनों के बीच में इसे तृतीयक वाइंडिंग या टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं। इनमें कुल वायरों की संख्या 9 होती है। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न में से किस व्यंजक के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? आपको बताना है किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न में से किस व्यंजक के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। दक्षता बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का मान होता है इनपुट माइनस हानियां, तो दक्षता बराबर इनपुट माइनस हानियां अपॉन इनपुट, तो दक्षता का मान हो जाएगा 1 माइनस हानियां अपॉन इनपुट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 माइनस हानियां अपॉन इनपुट, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 2 किलोवोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की आयरन हानि 150 वाट है तथा पूर्ण लोड कॉपर हानि 250 वाट है, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हानि, आपको बताना है ट्रांसफार्मर की दक्षता कब अधिक होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जब अधिक होती है जब लोहानी का मान ताम्र हानि के बराबर होता है, या स्थिर हानि का मान स्थिर हानि के बराबर होता है, तो इसकी अधिकतम दक्षता होती है। तो लोहानी का मान दे रखा है इसने 150 वाट, तो ताम्र हानि का मान भी 150 वाट होना चाहिए, तब जाके इसकी अधिकतम दक्षता होगी, तो इसकी कुल हानि का मान हो जाएगा 300 वाट। 300 वाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर से बनी होती है। आपको बताना है सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उच्च ग्रेड के सिलिकॉन स्टील से यह बनी होती है। उच्च ग्रेड के सिलिकॉन स्टील से सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर द्वितीयक का होगा। आपको बताना है करंट ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग कैसी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली गैस व अधिक मोड की द्वितीयक वाइंडिंग इसकी होती है। करंट ट्रांसफार्मर जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टता का मान बढ़ता है तथा धारा का मान घटता है, तो इसमें धारा का मान एमीटर के द्वारा नापते हैं तथा 0 से 5 एम्पियर तक के मान इसके द्वारा माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा परिणामित्र से एमीटर निकालने पर पहले उसका द्वितीयक को लघुपतित करना जरूरी है जिससे कि टलता है। आपको बताना है धारा ट्रांसफार्मर में एमीटर निकालने से पहले उसका द्वितीयक को शॉर्ट सर्किट करना जरूरी होता है जिससे कि क्या टलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोर का अधिकतम मान उच्च द्वितीयक ईएमएफ तथा लोहानी का मान को बढ़ाव को रोकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।